Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, today in this video we will discuss one solved problem along with its solution. Issue and redemption of debentures. We will see issue at lump sum and the different terms of issue. As we know, debentures can be issued at par, can be issued at premium. So we will see the different terms of issue, and along with we will see the different terms of redemption also. So let us proceed with our problem first. Here we will discuss about our problem first. So let us read carefully our problem. दोस्तों, मैं हमेशा ही कहती आ रही हूँ कि जब भी किसी भी अकाउंटिंग की प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हम लोगों को उस प्रॉब्लम को बहुत ही केयरफुली रीड करना है और उसमें दी गई इन्फॉर्मेशन को बहुत ही केयरफुली कैच करना है। तो सबसे पहले हम लोग हमारे प्रॉब्लम की ओर ध्यान देते हैं। मेक जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस, issued rupees 2 lakhs 7% debentures at par, redeemable at par. Number second, issued rupees 2 lakhs 7% debentures at discount of 10%, redeemable at par. Third case, issued rupees 2 lakh 7% debentures at a premium of 5%, redeemable at par. Fourth case, issued rupees 2 lakh 7% debentures at par, redeemable at 10% premium. Fifth case, issued rupees 2 lakh 7% debentures at discount of 5%, redeemable at 5% premium. Also state how will you deal with the loss on issue of debentures. So friends, this is the information. Here we have given 5 different cases in which issue and redemption, types of issue and redemption have been given. So we will discuss about one by one case and then we will go with the solution part. First case tells us that debentures have been issued at par and redeemable at par. अब जब डिबेंचर्स एट पार इशू हो रहे हैं और रिडीमेबल यानी कि रीपेएबल भी एट पार हो रहे हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा। जितने अमाउंट में वो इशू होंगे उसी अमाउंट में वो रीपे भी होने वाले हैं। तो फर्स्ट केस जो है वो नॉर्मल केस है। अब सेकेंड केस में इशूड रुपीज़ 2 लाख 7% डिबेंचर्स। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7% डिबेंचर्स दिया गया है, यानी कि डिबेंचर्स का एक परसेंटेज यहाँ पर दिया गया है। ये जो परसेंटेज है ये परसेंटेज हमारी डिबेंचर इंटरेस्ट को डिपेक्ट करता है, यानी कि हमारी डिबेंचर होल्डर्स को हमें जो इंटरेस्ट पेड करना होता है उसका ये परसेंटेज है। हमें 7% इंटरेस्ट जो है वो डिबेंचर होल्डर्स को पेड करना होता है, इसके लिए उसका नाम ही होता है 7% डिबेंचर्स। तो दूसरा केस ये है जहाँ पर डिबेंचर्स इशू किए गए हैं डिस्काउंट में और रिडीमेबल किए गए हैं एट पार। अब डिस्काउंट जो है वो 10% डिस्काउंट दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जो डिबेंचर्स है वो डिस्काउंट में इशू हो रहे हैं, 10% डिस्काउंट में। इसका मतलब है कि हमारे फेस वैल्यू में 10% जो अमाउंट है उतना हमें लॉस होगा, क्योंकि कम अमाउंट यानी कि डिस्काउंटेड अमाउंट में हम लोग इशू कर रहे हैं। तो इस केस में हमें लॉस बियर करना पड़ेगा। और रिडीमेबल यानी कि रीपेमेंट जो है वो एट पार ही हो रहा है, तो सिंपल लॉस यहाँ पर हमें देखने मिलेगा, जहाँ पर सिर्फ एक ही लॉस हो रहा है इशू के टाइम पर। तो जब भी हम इशू कर रहे हैं डिबेंचर्स का तो हम लॉस में इशू कर रहे हैं डिबेंचर्स। तो सेकेंड केस में इशू करते वक्त ही हमें लॉस हो रहा है। अब जो थर्ड केस है, इशूड डिबेंचर्स एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। अब जो डिबेंचर्स है वो हम लोगों ने इशू किए हैं प्रीमियम में, यानी कि ज़्यादा अमाउंट से हम लोगों ने उसको इशू कर दिया है। अब ज़्यादा अमाउंट से इशू कर दिया है तो हमारे पास पैसा ज़्यादा आएगा। और रिडीमेबल एट पार, और जब रीपेमेंट करना है तो वो एट पार यानी कि फेस वैल्यू के बराबर हम उसकी अमाउंट रीपे करेंगे।
तो इस केस में हमें प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। इस केस में प्रीमियम 5% जो प्रीमियम है उतना प्रॉफिट हम लोगों को मिलेगा। तो थर्ड केस प्रॉफिट दिखाता है। फोर्थ केस, इशूड डिबेंचर्स एट पार रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। अब जो डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं वो एट पार यानी कि नॉर्मल वैल्यू फेस वैल्यू पर इशू हो रहे हैं, लेकिन उसका रीपेमेंट जो है वो 10% प्रीमियम में होगा, यानी कि ज़्यादा पैसे हमें रीपेमेंट के टाइम पर देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें लॉस बियर करना पड़ेगा, क्योंकि जब रीपेमेंट हम डिबेंचर होल्डर्स का करेंगे तो हमें प्रीमियम देना पड़ेगा उनको, यानी कि हमें हमारी ओर से ज़्यादा पैसे उन्हें देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लॉस बियर करेंगे। और जो लास्ट केस है वहाँ दिया गया है, इशूड 7% डिबेंचर्स एट डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। अब जो डिबेंचर इशू किए गए हैं वो 5% डिस्काउंट में इशू किए हैं। इसका मतलब है कि इशू के टाइम पर हमें 5% का लॉस हो गया है यहाँ पर। और जो रीपेमेंट किया जा रहा है वो रीपेमेंट भी 5% प्रीमियम में किया जा रहा है, यानी कि हम लोगों को 5% ज़्यादा अमाउंट पेड करनी पड़ेगी हमारे रीपेमेंट के टाइम पर। तो यहाँ पर हमें डबल लॉस होगा। पहला लॉस होगा इशू के टाइम पर और दूसरा लॉस होगा रीपेमेंट के टाइम पर। तो इसको हमें बहुत ही अच्छी तरह से देखना है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग हमारी प्रॉब्लम को सबसे पहले समझ लेते हैं और उसके बाद हमारी सॉल्यूशन पार्ट की ओर जाते हैं। किसी भी अकाउंटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि पहले आप अकाउंटिंग प्रॉब्लम जो है, जो इलिस्ट्रेशन आपको दिया जाता है, जो एग्जाम्पल आपके सामने होता है, उसे गौर से पढ़ना ज़रूरी होता है। उसमें छुपी हुई एडजस्टमेंट्स या इन्फॉर्मेशन को हमें ढूंढना ज़रूरी होता है और पूरे प्रॉब्लम को एक बार हम जान लें, पूरे प्रॉब्लम को एक बार हम केयरफुली रीड कर लें, तभी हम हमारी छुपी हुई इन्फॉर्मेशन को जान सकते हैं। और इसी के बाद हम लोग हमारे सॉल्यूशन पार्ट को जाना ईजी हो जाता है हमें। अगर हम पूरा प्रॉब्लम नहीं पढ़ेंगे तो कोई इन्फॉर्मेशन छूट जाएगी और हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो गलत होने की भी संभावनाएं हो सकती है। तो सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना ज़रूरी होता है और फिर उसका सॉल्यूशन पार्ट हमें देखना है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पार्ट की ओर। अब जैसे कि जर्नल एंट्रीज हमें देनी है, तो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मेट बना दिया है जर्नल एंट्रीज का। फर्स्ट कॉलम डेट, सेकेंड कॉलम पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम लेजर फोलियो नंबर एंड लास्ट कॉलम अमाउंट कॉलम, डेबिट साइड अमाउंट एंड क्रेडिट साइड अमाउंट। अब जो हमारा पहला केस था उस पहले केस की एंट्री, जर्नल एंट्री हम करेंगे। अब ये जो जर्नल एंट्रीज हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन पार्ट में देखने जा रहे हैं दोस्तों, ये जर्नल एंट्रीज सारी हमारी फॉर्मेट में यानी कि प्रोफार्मा में जो दी गई है वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर आपको इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट के बारे में जानना है तो ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करें और वहाँ पर आपको जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट या फिर प्रोफार्मा देखने मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने बहुत ही आसान तरीके से सारी एंट्रीज दी हुई है। तो फर्स्ट केस हमारा है इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार। नॉर्मल केस फेस वैल्यू में ही इशू किया गया है और फेस वैल्यू में ही रिपेमेंट किया गया है। तो एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट। अब जैसे कि अमाउंट हमें प्रॉब्लम में ही दी गई है कि डिबेंचर्स हमारे 2 लाख रुपए के हैं, तो अमाउंट कॉलम में 2 लाख रुपीज़ आ जाएंगे। नरेशन लिख देंगे हम यहाँ पर बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट। ये एकदम नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है या किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों ने नॉर्मल एंट्री कर दी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 7%, डिबेंचर्स अकाउंट 2 लाख रुपीज़ डेबिट, 2 लाख रुपीज़ क्रेडिट। अब जो हमारा दूसरा केस है जिसमें इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार दिया गया है, यानी कि इशू करते वक्त डिस्काउंट दिया गया है 10% एंड रिडीमेबल एट पार है, यानी कि रीपेमेंट जब करना है तब उसे फेस वैल्यू पर ही रीपेमेंट करना है। अब दोस्तों हमारे जो डिबेंचर्स है वो 2 लाख रुपीज़ के हैं। अब 2 लाख रुपीज़ के ऊपर 10% जो डिस्काउंट आएगा वो होगा 20,000 रुपीज़। तो हमारी एंट्री कुछ इस तरह से होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000। 2 लाख के डिबेंचर्स थे जो डिस्काउंट में इशू किए हैं हमने। 10% डिस्काउंट से अमाउंट होती है 20,000, जिसको हमें माइनस करना है डिबेंचर अमाउंट से। तो हमारी अमाउंट बैंक में जो आएगी वो होगी 1,80,000।
अब ये जो 20,000 डिस्काउंट थे वो डिस्काउंट की भी हम एंट्री कर देंगे यहाँ पर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट 2 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि यहाँ पर हम लोगों ने जो इशू किया है डिबेंचर वो डिस्काउंट में इशू किया है। डिस्काउंटेड अमाउंट भी हमने हमारी जर्नल एंट्रीज में लिख दी है और रीपेमेंट जो किया है वो 2 लाख रुपीज़ पर ही किया है, यानी कि फेस वैल्यू पर ही किया है। तो ये जो केस है इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार का, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट 2 लाख रुपीज़। नरेशन हम यहाँ पर लिख देंगे बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड केस के साथ। अब हमारा थर्ड केस हमें ये बताता है कि हमारा जो इशू है वो इशू एट प्रीमियम है एंड रीपेएबल एट पार है। अब प्रीमियम में हम इशू कर रहे हैं और एट पार में जो है वो हम रीपेमेंट उसका करने वाले हैं। तो प्रीमियम जो है वो 5% में इशू हुआ है। तो अब हमारी जो डिबेंचर्स की अमाउंट है वो 2 लाख रुपीज़ है। 5% जो प्रीमियम आएगा 2 लाख रुपीज़ पर वो आएगा 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपीज़ हमारी प्रीमियम की अमाउंट हो जाएगी और 2 लाख रुपीज़ जो है वो हमारी डिबेंचर की अमाउंट हो जाएंगी। और जैसे कि हमने इशू प्रीमियम में किया है तो हमारी बैंक में 2 लाख प्लस प्रीमियम के 10,000 रुपीज़ 2,10,000 रुपीज़ बैंक में जमा हो जाएंगे। तो हमारी एंट्री कुछ इस तरह से रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2,10,000 रुपीज़ टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट 2 लाख रुपीज़ टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 10,000 रुपीज़। दोस्तों आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर हमारी बैंक में 2,10,000 रुपये आए थे तो वो हमने डेबिट कर दिए बैंक अकाउंट को। डिबेंचर्स की अमाउंट 2 लाख रुपीज़ ही है तो वो 2 लाख रुपीज़ डिबेंचर्स के सामने लिख दी और प्रीमियम की अमाउंट 10,000 रुपीज़ थी तो वो 10,000 रुपीज़ भी हमने प्रीमियम के नाम पर लिख दिए हैं। अब हम नरेशन लिख देंगे बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। तो इस तरह से हमारा इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट केस के साथ जहाँ पर इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम दिया है। ये जो केस है वो डबल लॉस का केस है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो इशू करते वक्त हम लोगों ने फेस वैल्यू पर इशू कर दिया है और जब रीपेमेंट हम करेंगे तब हमको प्रीमियम देना है, यानी कि हमें ज़्यादा अमाउंट उनको देनी है तो हमें लॉस बियर करना पड़ेगा। अब जो प्रीमियम हमें पेड करना है वो प्रीमियम है 10%। अब 2 लाख के डिबेंचर्स हैं और 10% प्रीमियम देना है तो अमाउंट होगी 20,000। 2 लाख पर 10% से अमाउंट आती है 20,000 रुपीज़। तो हमारी बैंक में जो अमाउंट आएगी वो होगी 2 लाख रुपीज़, क्योंकि हम लोग इशू कर रहे हैं एट पार फेस वैल्यू पर, तो जितनी अमाउंट है उतनी ही अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में जमा होगी। लेकिन जब रीपेमेंट हम लोग कर रहे हैं तो 2 लाख रुपीज़ तो हमें देने ही हैं, बट उसी के साथ साथ हमें प्रीमियम अमाउंट भी देनी है 20,000 रुपीज़ की। अब ये जो 20,000 एक्सेस अमाउंट हमें पेड करना है रिडम्पशन के टाइम पर, रीपेमेंट के टाइम पर, वो 20,000 हमें हमारे फंड से यूज़ करने हैं, यानी कि यह हमारे लिए लॉस है। तो उसकी एंट्री कुछ इस तरह से होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज़, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज़ टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट 2 लाख रुपीज़ टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 20,000 रुपीज़। दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हम लोगों ने जो 20,000 रुपीज़ प्रीमियम पेड किया था उसकी एंट्री प्रीमियम के नाम से तो दे दी, लेकिन जो लॉस 20,000 का हुआ था वो लॉस भी हम लोगों ने यहाँ पर डेबिट साइड को रिकॉर्ड कर लिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज़, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज़। ये वो लॉस है जो हमने प्रीमियम के केस में दिया है, यानी कि प्रीमियम के तहत हम लोगों ने ये अमाउंट दी है। जो एक्सेस अमाउंट हमको पेड करनी पड़ी है वो हमारी कंपनी के लिए लॉस अमाउंट है। टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट 2 लाख रुपीज़ टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 20,000 रुपीज़। नरेशन हम यहाँ पर लिख देंगे बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार रिडीम्ड एट प्रीमियम।
यानी कि इशू एट पार हुआ है लेकिन रीपेमेंट जो है वो प्रीमियम में हुआ है, तो यहाँ पर हमें लॉस देखने को मिल जाता है। अब हमारा नेक्स्ट केस आएगा जिसमें हम लोग बात करेंगे इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम की, यानी कि इशू करते वक्त हम डिबेंचर्स डिस्काउंट में इशू करेंगे। अब हमारा जो डिस्काउंट है वो 5% का है और रिडीमेबल एट 5%, यानी कि रिडम्शन रीपेमेंट जब हम करेंगे तो 5% प्रीमियम हमको देना है। तो दोस्तों ये है हमारा डबल लॉस का केस। अब यहाँ पर क्या होगा कि इशू जब हम लोग करेंगे, यानी कि 2 लाख रुपए के हमारे डिबेंचर्स है, वो हमें 5% डिस्काउंट में इशू करने पड़ेंगे। अब 2 लाख रुपीज़ पर 5% डिस्काउंट जो है वो आएगा 10,000 रुपीज़, यानी कि 2 लैक्स में से हमें 10,000 माइनस करने पड़ेंगे। तो अब हमारा इशू बन जाता है 1,90,000 का। अब ये 10,000 जो है वो हमारे लिए लॉस है, यानी कि जो 2 लैक्स के डिबेंचर्स थे वो ऑलरेडी हम डिस्काउंट में दे रहे हैं तो हमें कम पैसा मिल रहा है। अब डिबेंचर्स जो कि हमारी कंपनी के लिए लोन की तरह काम करता है, हमारे पैसों की ज़रूरत को पूरी करता है, तो हमें पैसों की ज़रूरत है। और इस केस में अगर हम डिबेंचर्स डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं तो हमें कम पैसे मिल रहे हैं, तो हमारे लिए ये लॉस हो जाता है। तो 1,90,000 के शेयर डिबेंचर्स जो है वो हम लोग इशू कर रहे हैं, तो 10,000 का हमें लॉस यहाँ पर हो रहा है। और रीपेमेंट जो हो रहा है वो रीपेमेंट प्रीमियम में हो रहा है, 5% प्रीमियम में। अब 2 लैक्स की जो डिबेंचर्स है वो 2 लैक्स के डिबेंचर्स पर हमें 5% प्रीमियम देना है। 5% प्रीमियम की अमाउंट फिर से आएगी 10,000 रुपीज़। अब जब रीपेमेंट हम लोग देंगे तो 2 लाख रुपए तो हमें देने ही हैं, साथ ही साथ प्रीमियम यानी कि एक्सेस अमाउंट 5% हमें देनी है जो होती है 10,000 रुपीज़। तो दोस्तों यहाँ पर ये समझ लीजिए, ज़रा ध्यान से इसे देखिएगा। इशू करते वक्त 10,000 रुपीज़ डिस्काउंट की वजह से हम लोगों को लॉस हो गया और रीपेमेंट करते वक्त प्रीमियम हमें देना पड़ रहा है, तो वो 10,000 रुपीज़ हमें प्रीमियम में देने पड़े, तो वो 10,000 रुपीज़ भी हमें ज़्यादा के देने पड़े, यानी कि ये भी हमारा लॉस है। तो जो टोटल लॉस हमारा इस केस में बनता है वो होता है 20,000 रुपीज़। दोस्तों मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, 10,000 रुपीज़ डिस्काउंट इशू एट डिस्काउंट की वजह से हमारा लॉस हुआ है और 10,000 रुपीज़ रीपेमेंट एट प्रीमियम के वजह से हमारा लॉस हुआ है। तो टोटल लॉस जो हमारा होगा वो 20,000 का होगा। तो हमारी एंट्री कुछ इस तरह से आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट 1,90,000 डिस्काउंट में दिया था, इसके लिए 10,000 रुपीज़ हमने यहाँ से लेस कर दिए हैं, तो अमाउंट आएगी 1,90,000 रुपीज़। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज़, इसमें 10,000 डिस्काउंट के हैं और 10,000 प्रीमियम के हैं, दोनों मिलकर जो पूरा लॉस है वो लॉस हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया है। 7% डिबेंचर्स अकाउंट 2 लाख रुपीज़, 2 प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स अकाउंट 10,000 रुपीज़। नरेशन हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट repayable at premium, debentures issued at discount and repaid at premium। तो इस तरह से ये जो डबल लॉस का केस है वो हम इस तरह से मेंटेन करते हैं, इस तरह से उसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होती है। दोस्तों बहुत ही आसान है इशू एंड रिडम्शन करना लमसम में। अब ये जो हमने प्रॉब्लम देखा हुआ है ये प्रॉब्लम है हमारी लमसम पेमेंट का, यानी कि इसमें हम लोग हमारा जो रिडम्शन कर रहे हैं वो लमसम में कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग इशू और रिडम्शन की कंबाइन एंट्रीज यहाँ पर कर देते हैं। तो दोस्तों आपको समझ गया होगा कि 5 अलग अलग तरह के केसेस हमने देखे हैं और 5 अलग अलग तरह के केसेस में किस तरह से हमें प्रॉफिट होता है, किस तरह से हमें लॉस होता है, किस तरह से हमें डबल लॉस भी सफ़र करना पड़ता है। सारे केसेस हमने एक ही प्रॉब्लम में यहाँ पर देख लिए हैं। अब जब हम लॉस की बात करते हैं डिबेंचर्स की, तो लॉस में 2 तरह की चीज़ें कंबाइन होती है। पहली डिस्काउंट ऑन इशू और दूसरा प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्शन। ये दोनों भी हमारे डिबेंचर्स के लॉस हैं जिन्हें हमें रिकॉर्ड करना ज़रूरी हो जाता है। अब ये जो लॉस है वो लॉस कैपिटल लॉस है और कैपिटल लॉस होने की वजह से उसे हम बैलेंस शीट की असेट साइड पर लिख देते हैं, यानी कि हमारी कंपनी की बैलेंस शीट में असेट साइड में ये वाला लॉस लिखा जाएगा। अब ये वाला लॉस तब तक हमारी बैलेंस शीट की असेट साइड पर दिखेगा जब तक कि हम इसे राइट ऑफ नहीं कर देते। अब इसे राइट ऑफ कब करेंगे, तो इसे राइट ऑफ ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स में इक्विटेबल मैनर में हम कर देंगे। तो जैसे जैसे हमें प्रॉफिट अर्न होगा उस प्रॉफिट के बेनिफिट
के अनुसार हम इस लॉस को भी ओवरकम कर देंगे। तो उसे कई साल लग जाएंगे, तो वो जब राइट ऑफ कंप्लीटली हो जाएगा तब वो बैलेंस शीट से डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन तब तक जब तक ये लॉस राइट ऑफ नहीं हो जाता तब तक वो हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड हमें देखने मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट लंप सम मेथड। इसमें मैंने 5 अलग अलग केसेस दिए थे, जिसमें हम लोगों ने एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम इशू देखा और एट प्रीमियम और एट पार में रिडम्पशन भी देखा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, बस लॉजिकली हम लोगों को देखना है कि इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है और उस हिसाब से हमें क्या करना है। इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने नॉर्मल एंट्री देखी, हम लोगों ने प्रॉफिट में एंट्री देखी है, हम लोगों ने लॉस में एंट्री देखी है और हम लोगों ने डबल लॉस में भी एंट्री देखी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, फिर से एक बार केयरफुली देखिए और किस तरह से हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज को राइट अप कर दिया है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे हमारे दूसरे वीडियो में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे सिंकिंग फंड मेथड से रिडम्पशन की। तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो के साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में मैंने जो लिंक्स दी हुई है जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट की और इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की कुछ थेरेटिकल पार्ट की, उस वीडियोस को देखना भी ना भूलिए। अगर उन थेरेटिकल कंसेप्ट्स को आप देख लेते हैं तो आपको ये वाला जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से सॉल्व किया गया है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट अगर आपको पता है तो जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट के हिसाब से आपको ये वाले एंट्रीज करना या सॉल्यूशन पार्ट देना बहुत ही इजी हो जाता है। तो वो वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम लोग फिर से मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग बात करेंगे हमारी सिंकिंग फंड मेथड के बारे में। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू।